हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। दोस्तों, आज हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के और 80 तक कर लेंगे। इसमें हम लोग आज 40 क्वेश्चन देखेंगे। पहला पार्ट में हमने आपको 20 क्वेश्चन दिखाया, दूसरे पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन दिखाया। आज हम लोग 40 क्वेश्चन कर लेंगे। परीक्षा आप लोगों का नज़दीक है, इसीलिए बोर्ड के एग्ज़ाम जो है नज़दीक है और साथ ही कई कंपटीशन के परीक्षा भी हैं और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो हैं साइंस का जो है क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में आप लोगों को 40 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं इस वीडियो को एक अपना अपना लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से जो है आज। आप सभी साथियों को मेरा अग्रिम शुभकामना है कि आप सब जो हैं बोर्ड की परीक्षा भी मेहनत से कर रहे होंगे और साथ ही जो एसटीईटी बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे वो भी जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, आप जो हैं एसटीईटी पेपर देना चाहेंगे, तो सबके लिए ये विज्ञान का क्वेश्चन जो है बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। देखिए, पवन ऊर्जा में आप जानते हैं पवन में पंखी लगा रहता है, उस पंखी को घुमाने का काम जो है वो हवा का होता है। किसका काम होता है बाबू? हवा का होता है। तो गतिमान हवा जो है वो गतिमान होता है और वही जो है वो पंखी को घुमाते हैं, कुंडली जो है उससे घूमता है और वो उससे पवन ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस, देखिए सबसे पहले हमें इसको पकड़ना है कि कौन सा लेंस है। तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो शक्ति होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। आप सबको पता ही होगा कि ये अवतल लेंस है और इसमें जो शक्ति होती है, चूँकि ये फोकस से निर्धारित होती है, तो इसका फोकस पीछे बनता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बाईं तरफ बनता है, यहाँ आकर के फोकस बनता है, तो इसीलिए ये माइनस में होता है। तो इसकी शक्ति भी, फोकस माइनस में होगा तो शक्ति भी माइनस में होगा। हमेशा याद रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी शक्ति भी जो है ऋणात्मक होती है। लेकिन वहीं उत्तल लेंस दे दे तो इसका ऑप्शन जो है मतलब ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5 केस में जो है उस साइड जा कर के बनती है मिरर, दर्पण के पीछे लेंस के पीछे बनती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें कि वो बाईं तरफ ही बन जाती है, तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो उसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों होगा। लेकिन याद रखना, अवतल लेंस रहे तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस रहे तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों ऑप्शन मारना। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखो, अब हम लोग देखेंगे आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, इसमें कौन सुचालक है? आप सब जानते हैं कि पेंसिल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का, और पेंसिल के अंदर जो होता है ना वो ग्रेफाइट होता है और वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, है ना। ये आप देख ही रहे हैं कि ये आपका अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या है 1 मीटर, तो बाबू 1 मीटर है तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ। 1 मीटर बराबर आप सब विद्यार्थी जानते होंगे 100 सेंटीमीटर होता है। तो सोचिए आर का मान अगर 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर हुआ, तो एफ़ का मान कितना होगा? तो एफ़ का मान होता है R/2 होता है। तो 100/2 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप लोग 50 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर मार दीजिएगा। कितना? 50 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्यूशन भी कर दिए हैं, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आर 1 मीटर है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ। एफ बराबर सूत्र होता है R/2, तो आर का मान 100/2 है, तो डिवाइड कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए हम लोग जो है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन जो है आप 50 सेंटीमीटर मार लीजिएगा, है ना। ये 50 सेंटीमीटर ऑप्शन मार लीजिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। देखिए, प्रकाश जब सघन माध्यम से, ये मान लीजिए ये नॉर्मल है
और ऊपर जो है सघन माध्यम विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम। तो देखिए जब ऐसे किरण जाएगा ये अभिलंब की ओर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा तो ये ऐसे चला जाता है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, इसी को अभिलंब हिंदी में कहते हैं। तो ये कोण जो है वो अधिक हो जाता है। तो ये इंसिडेंस एंगल जो है आई, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, वो आई होता है और ये आर होता है। तो इस केस में हमेशा आर का मान बड़ा होगा आई से, यानी परावर्तन का कोण जो है वो अपवर्तन के कोण से जो है बड़ा हो जाएगा, है ना। परावर्तन का कोण अपवर्तन के कोण से बड़ा हो जाएगा, तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बाबू? अभिलंब से दूर चला जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से डायग्राम को समझ लीजिए। हम केवल आपको ऑप्शन ही नहीं बताते हैं बल्कि उसका एक्सप्लानेशन भी देते हैं, आप सबको समझा समझा करके बताते हैं, केवल ये नहीं कि ऑप्शन में टिक मारते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। अब देखिए कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें बिजली उत्पन्न होती है। आप सब विद्यार्थी जानते होंगे कि जनित्र जो होते हैं, जिसको जनरेटर कहते हैं, जनित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरेटर। तो ये जनरेटर जो होता है इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आप सब याद रखिएगा जनित्र, है ना, जनित्र, है ना। मोटर आप जानते हैं ना, मोटर में बिजली डालते हैं तब जाके मोटर चलता है, तो इसमें बिजली उत्पन्न नहीं होता है बल्कि बिजली का इस्तेमाल होता है। एमीटर ये विद्युत धारा मापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर ये विभवांतर मापने का यंत्र है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है वो है कोयला। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ये सब पारंपरिक स्रोत नहीं, बल्कि कोयला जो है पारंपरिक स्रोत है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? देखिए प्रिज्म आप लोग देखे होंगे कि प्रिज्म में जो है ऐसे जाता है तो उसके बाद उसका विक्षेपण होता है ना। ये अलग अलग रंगों में जो है डिवाइड हो जाता है ना, अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है 7 रंगों में, तो उसको हम लोग विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा? विक्षेपण होगा, है ना। विचलन बाद में होता है, पहले विक्षेपण होता है। अलग अलग रंग, पहले वो अलग अलग रंग में डिवाइड होगा, फिर रंग जो है उसका वेवलेंथ के आधार पर जो है उसमें विचलन होता है। तो पहले विक्षेपण होगा फिर विचलन होगा। हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा आपूर्तित की जाती है वह है, तो हमारे घर में जो विद्युत आता है ना वो तो बिजली आता है ना, आप जानते ही हैं कि ट्रांसफार्मर से आपके घर तक आता है और वहाँ पर 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट आता है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट ककरा कहै छै? प्रत्यावर्ती धारा के कहै छै। आ दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, है ना। तो ये बैटरी से होता है, जबकि बिजली जो आपके घर में आता है वो बैटरी से तो नहीं आता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। आपका 50वां क्वेश्चन है, जस्ता की परमाणु संख्या है। बाबू इसको याद कर लेना, 1 से लेके 30 तक तो जरूर याद कर लेना, है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये सब याद कर लेना परमाणु संख्या। तो जस्ता की परमाणु संख्या जो है वो 30 है ना। अगला देखो, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धोबिया सोडा का मतलब हुआ धोबन सोडा भी इसको कहते हैं और इसी को वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। तो ये मतलब 10H2O वाला ऑप्शन होता है इसमें हमेशा, है ना, याद रखिएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा जो होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है वो Na2CO3 इंटू 10H2O। तो तुमको याद रखना है कि 10H2O वाला में टिक मारना है। निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? देखिए प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कह रहा है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो होता है NaOH होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको। तो NaOH जो है प्रबल क्षारक होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु के अयस्क हैं? आप जानते ही हैं कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। फिर से बोलो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe का अयस्क है हेमेटाइट। याद रखना बाबू, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट पूछे तो वो लोहा Fe का जो है अयस्क है। चलो, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है? देखो सल्फाइड अयस्क, जब भी सल्फर युक्त अगर अयस्क हो तो उसका जो हम लोग सांद्रण करते हैं यानी कंसंट्रेशन करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, तो उसके लिए हम फेन उत्प्लावन विधि का इस्तेमाल करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि जानते हो?
फेन की तरह जो है जितना भी अयस्क का मात्रा होगा वो फेन में छान लेंगे हम लोग। अब बाकी अशुद्धियाँ जो है वो ऐसे ही किसी नाद में जो है, नाइद जिसको कहते हो, पानी से भरा हुआ हौज जो होता है उसमें रह जाता है अशुद्धियाँ। अब फेन उत्प्लावन विधि से हम अयस्क को ऊपर छान लेते हैं, तो वो सल्फाइड अयस्क को हम लोग छानते हैं। अगला है कि अभिक्रिया 2ZnO प्लस O2, 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन बन नहीं रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का यूज हो तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन जब निकले तब अपचयन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज भी कहते हैं इसको, तो C6H12O6 याद रखना बाबू, 6 12 6, 6 12 6 याद रखना, कभी मत भूलना। ग्लूकोज का सूत्र 6 12 6, जिसमें 6 12 6 हो, CHO और 6 12 6, मतलब 6 गो कार्बन, 12 गो हाइड्रोजन, 6 गो ऑक्सीजन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम लोग जो है अगली क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ये, अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में देखिए अम्ल का जलीय विलयन जो है उसमें विद्युत जो है वो चलता है। विद्युत क्यों चलता है पता है आपको? विद्युत का संचालन होता है, विद्युत का संचालन होने के लिए आयन का होना जरूरी होता है। तो चूंकि ये आयनित अम्ल जो है ना, जल में आयन देता है, इसीलिए उसमें विद्युत का संचालन होता है। विद्युत का क्या होता है? संचालन होता है। तो चलिए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, है ना। अब अगली क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर आएगा 58, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर है ना। ये देखिए पूरा आपको दिखाई देना चाहिए क्वेश्चन, तभी तो आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, है ना। ये आपका हो गया 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाबू आप सभी लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी लिथियम एल आई जिसके परमाणु संख्या 3 है। तो परमाणु संख्या अगर 3 हो तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगली कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसीलिए इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होते हैं। तो याद रखिएगा इसको, है ना। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 1 होते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। चूंकि 3 होता है तो पहला में 2 हो गया, तो दूसरा में 1 ही ना होगा जी, है ना। आप सब विद्यार्थी होशियार हो, है ना, बढ़िया से ऑब्जेक्टिव तैयार करो, नहीं तो पता चलेगा साइंस के 40 में 80 गो ऑब्जेक्टिव में 40 गो बनाना था और वो भी गड़बड़ हो गया। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह मतलब सबसे अंतिम, याद रखना। सबसे अंतिम ग्रुप में होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, सब हम बता दिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? देखो सबसे ज्यादा जो ये फ्लोरीन है, पोटेशियम है, आयोडीन है, सोडियम है, इस सब में जो है विद्युत ऋणात्मक जो है फ्लोरीन होता है ना। सोडियम विद्युत धनात्मक है। देखो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो जल के वैद्युत अपघटन जो होता है तो कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन ओजोन नहीं होता है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगा, है ना। ऑक्सीजन गैस एनोड पर होता है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर का पीएच मान क्या है? तो बाबू हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वो देखो, जब भी तुम्हारे शरीर के, यहाँ खून के बारे में नहीं कहा जा रहा है, शरीर कह रहा है तो खून भी कह रहा है, ये समझो। तो हमारा जो शरीर होता है ना, वो ब्लड जो है वो थोड़ा नमकीन होता है, यानी क्षारीय होता है, तो उसका 7 से 7.8 होता है शरीर का पीएच मान। शरीर कह रहा है मतलब शरीर का खून कह रहा है। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? देखिए इसमें हमको अम्ल यानी एसिड खोजना है कि एसिड कौन है। आप सब आदमी जानते हैं, अरहेनियस का परिभाषा पढ़े ही होंगे कि अरहेनियस साहब क्या बोले थे, जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल होता है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ कौन देगा? H2SO4 देगा, बाकी सब जो है हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो वो सब क्षार हो जाएगा। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? देखो संश्लेषित सूचक का मतलब होता है ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में बनाया जाए। तो हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी ये सब नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल नहीं है। तो मिथाइल और मेथिल ऑरेंज जिसको कहते हैं मिथाइल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल है। तो इसी के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, है ना। आप अगले क्वेश्चन को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से, CO2 जो है ना वो जल से जब अभिक्रिया कराएगा
तो उसमें कार्बोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बाबू? कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है, याद रखना। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है, कॉपर पायराइड जो होता है उसमें क्या CuFeS, ये किस मात्रा में होता है? तो देखो CuFeS2 होता है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना कॉपर पायराइड्स में CuFeS2, S2 गो मतलब S2 गो होता है, और Cu और Fe एक एक होता है, तो एक एक दो, याद रखना एक एक दो कॉपर पायराइड्स। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? देखो मुक्त अवस्था कहने का मतलब होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो फ्री स्टेट में गोल्ड पाया जाता है। चूँकि जानते हो गोल्ड जो है वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड कैसे पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है गोल्ड, है ना, गोल्ड। चलो थोड़ा ये स्क्रीन पर जो है ये लाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है आगे बढ़ गया तो इसको स्क्रीन पर लाएंगे हम लोग और देखेंगे, है ना। ये 1 मिनट ये आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है देख लीजिएगा, है ना। आप सब आदमी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, है ना। ये देखिए आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, है ना। थोड़ा ये देखिए ये हम लोग जो है इसका डिस्कस कर लिए थे, और ये मेथिल और कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल देते हैं, और ये भी आपको बता दिए थे प्रकृति मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की जो बात आएगी तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि जिंक जो है, इसमें जिंक जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना। जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किस अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? अगली क्वेश्चन है आपका, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन, देखो अधातु है और उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो बाबू याद रखना धातु रहे तो 1 2 3 4, और अधातु रहे तो 4 5 6 7। चूँकि 4 वाले जो हैं उपधातु कहलाते हैं, जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। तो अगर धातु कहे तो 1 2 3 4 तक, अधातु कहे तो 4 5 6 7, उपधातु कहे तो 4, है ना। पीतल निम्नांकित में किनके मिश्र धातु हैं? देखो पीतल जो होता है ना वो कॉपर और जिंक का बना होता है। पीतल, पीतल का बर्तन देखे हो जी, पितरिया बर्तन, तो पितरिया बर्तन में कोई पूछेगा पीतल कैसे बनता है तो कहना पीतल कॉपर और जिंक से बनता है, याद रखना Cu+Zn। Cu+Zn का मतलब कॉपर और जिंक को मिलाते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि निम्नांकित में कौन समावयवी हैं? समावयवता खोजने के लिए कह रहा है, तो देखो जो एथिल अल्कोहल है और एक डाई मेथिल ईथर है इसके ऑप्शन सी में, तो ये जो है आपका समावयवी, समावयवी जानते हो ना, समावयवी रहेगा तो उसमें CH2 का जो है आइसोमेरिज्म, CH2 का डिफरेंस होता है ना। तो इसका याद रखना ये दोनों आइसोमेरिज्म है, समावयवता को दर्शाता है। CH3OC2H5, देखो इधर जो है मेथेन वाला पार्ट लगा हुआ है, इधर एथेन वाला पार्ट लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। चूँकि इथर जो है वो किसका ये सूत्र है पता है ना, ओ रहता है तो इथर होता है, इसलिए मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? देखो लोहे पर अगर भाप से अभिक्रिया कराएंगे तो लोहे पर जो है जो ऑक्साइड बनता है वो होता है Fe2O4, Fe3O4 होता है। क्या होता है बाबू? Fe3O4 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। Fe3O4 होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या? देखो 16 ऑक्सीजन का होता है। 16 किसका होता है बुआ? ऑक्सीजन का होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 ऑक्सीजन का होता है, और ऑक्सीजन जो है वो 16वें वर्ग में जो है स्थित है ना। आपको एक दिन जो है ना ये टॉपिक हम अच्छे से और समझा देंगे कि कैसे हम लोग वर्ग और आवर्त खोजते हैं, है ना। उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको आवर्त और वर्ग क्लियर कर देंगे कि दोनों कैसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? देखिए इसमें है कि कौन ऐसा धातु है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। H2SO4 जो है वो Cu के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन मिला हुआ है। देखो यहाँ पर वहाँ था पीतल में आपको बताए थे कि कॉपर और जिंक रहता है ना, जबकि यहाँ पर टीन बोल दिया है। तो टीन होता है बाबू ब्रॉन्ज में। टीन किस में होता है? ब्रॉन्ज में होता है। टीन किस में होता है? ब्रॉन्ज में, है ना। टीन किस में होता है? ब्रॉन्ज में होता है। इसको याद रखना है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। देखिए जिंक जो है ना, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक मतलब देखो Zn, और Zn जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है NaOH के साथ, तो यहाँ 2 NaOH लगाओगे तो ऐसे केस में जो है इसमें से Na2 बनता है। Na2 ZnO2 बनता है। आप प्लस साथ में जो है H2 गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको, ये जो बनता है ना, इसको जिंक ब्लैंकेट कहते हैं। Na2ZnO2 को जिंक ब्लैंकेट कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या कह रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 78 आ गया है। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? देखिए उच्च ताप पर कितनों गर्म करिएगा तो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाले सिल्वर होता है, चांदी, एजी उसका सूत्र होता है, चांदी जो है। इसीलिए हम लोग सोना चांदी पहनता है जी, क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोना तो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। देखिए अयस्क में अपद्रव्य का मतलब समझते हो ना, ये यहाँ अशुद्धियाँ पाया जाता है। इसको हम लोग रसायन में गैंग कहते हैं, गैंग। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? देखिए धातु से तार बनता है, जानते हो क्यों? क्यों बनता है तार? क्योंकि धातु में जो एक विशेष गुण है वो गुण है तन्यता का। तन्यता मतलब इसको तन्य तान करके इसको जितना लंबा हो सके आप जो है इसको बना सकते हैं। तो ये तन्यता का गुण होता है, इसलिए पतला पतला तार जो है, देखो तो बिजली वाला तार कितना अंदर में पतला रहता है, तो वो तन्यता गुण के कारण रहता है जी। कौन सा गुण के कारण? तन्यता गुण के कारण रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 80 तक हो गया दोस्तों, तो ये 80 तक ही था, इसमें 100 क्वेश्चन नहीं होता है, 80 क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है आज इस वीडियो में जो है 80 तक देख लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप सब जो है इस वीडियो को अपना एक एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को जो है मतलब दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, आपके परिवार के लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और बिहार के हर गरीब बच्चों तक ये जाना चाहिए, ताकि हर गरीब के घर में जो है खुशियाँ जो है मिले, नौकरी हो, उसको अच्छी रिजल्ट आए परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा हो, चाहे कोई नौकरी में बैठता है तो उसको अच्छा नौकरी मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आपका ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लिए हैं, तो थैंक यू, गुड नाइट।